जिस बात का डर था वही हुआ है। ज्ञान दादा नशे की हालत में धुत पड़े हुए हैं। ज्ञान दादा के कमरे के दरवाजे पर शिखर खड़ा है और उसके सामने ज्ञान दादा कुर्सी पर बेसुध से पड़े हुए हैं। ज्ञान दादा के सामने एक शराब की बड़ी सी बोतल खाली पड़ी है। शिखर उनके पास जा उन्हें जगाने की कोशिश करता है, मगर दादा उठने का नाम ही नहीं ले रहे। शिखर एक जोर का झटका दे दादा को हिलाता है और दादा की आंखें हल्की सी खुलती हैं, मगर अभी भी वो मदहोश हो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहे हैं। शिखर मन ही मन सोचता है, दादा से बात करने का कोई फायदा नहीं, अभी इन्हें सोने देना ही बेहतर होगा। और शिखर ज्ञान दादा को उठा अपने कंधे पर उनका हाथ रख उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर की ओर ले जाता है। बिस्तर पर लेटा शिखर वापस जाने को पलटता ही है कि शिखर के कदम जम जाते हैं, क्योंकि पीछे से ज्ञान दादा ने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ है। ज्ञान दादा शिखर को अपनी ओर करते हैं। शिखर ज्ञान दादा की ओर देखता है तो दादा अपना मुंह फेर लेते हैं, शिखर से अपनी नजरें चुराते हुए। शिखर एक निराशाजनक आवाज में कहता है, आपने फिर शराब पी? ज्ञान दादा इतने नशे में हैं कि सही से बोल भी नहीं पा रहे, मगर फिर भी कोशिश करते हुए अपने टूटे फूटे लफ्जों में कहते हैं, मन में तो ठाना था कि मैं नहीं पीऊंगा, मगर दो कारण थे जिस वजह से मैं अपना आप को रोक नहीं पाया। पहला कारण तो तुम्हें पता ही होगा, इतने सालों से लगातार पीते आ रहा हूं। अब एक ही बार में शराब छोड़ना नामुमकिन है मेरे लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही छोड़ना होगा मुझे। और दूसरा, उस दिन गांव वालों के आगे हीरा ने लोचना को लेकर जो कहा था, मुझे वो दिल पे लगी थी कि जो भी कहा उसने सच ही कहा था। नहीं दिया मैंने आज तक कभी सुलोचना का साथ, ना ही कभी उसका सहयोग दिया। जैसे ही पीने बैठा यही बातें दिल को चुभने लगी और मैं पीते गया, अपने आप को रोक ना पाया। फिर मैं इस गम को दबाने पीता गया। ये बोलते हुए ज्ञान दादा की आंखों से आंसू की एक धारा बहती जा रही है। बगल में खड़ा शिखर अपने हाथों से ज्ञान दादा के आंसू पोंछते हुए कहता है, आपके पास अभी भी मौका है दादा। जो हुआ उसको लेकर अफसोस करने से अच्छा होगा कि उस बारे में कुछ किया जाए। और आप कर तो रहे हो, बल्कि अब तो आपको और जी जान लगाकर काम करना होगा मंदिर बनाने के लिए। ज्ञान दादा शिखर को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट तो अब तक हमारे हाथ से निकल उस हीरा को मिल चुका है, अब कैसे? शिखर चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए कहता है, थोड़ी ही देर पहले मुझे कुछ खबर मिली है आयुक्त और हीरा के बारे में। ज्ञान दादा शिखर की ओर देखते हुए पूछते हैं, क्या खबर? ज्ञान दादा के घर से थोड़ी दूर नगर पालिका आयुक्त के घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिन्हें देख आयुक्त जी भौचक्के के हो खड़े हैं। उन मेहमानों में से एक ने अपना कार्ड आगे किया हुआ है आयुक्त जी के सामने, जिस पर लिखा हुआ है विजिलेंस डिपार्टमेंट। आयुक्त जी एक हैरानी भरे आवाज में कहते हैं, आप लोग यहां कैसे और क्यों? सामने खड़ा ऑफिसर पलटकर कहता है, हमें एक रिकॉर्डिंग भेजी किसी ने, जिसमें आपने हीरा बिल्डर से रिश्वत लेने की बात कबूली है। तभी एक और ऑफिसर हाथ में एक ग्लास लिए सामने आता है और कहता है, आपने जो अभी रिश्वत के नोट लिए हैं उसमें पाउडर मिलाया हुआ है। आप अपना हाथ इस ग्लास में डालिए, उससे साबित हो जाएगा कि आपने रिश्वत ली है या नहीं। आयुक्त जी बात टालने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर मजबूरन उन्हें भी अपना हाथ ग्लास में डालना पड़ता है। और जैसे ही हाथ ग्लास में रखे केमिकल पदार्थ से मिलता है, आयुक्त जी का हाथ पीले रंग का हो जाता है और सामने खड़े ऑफिसर कहते हैं, गिरफ्तार कर लो इसे और घर की तलाशी लो उन नोटों की गड्डी के लिए। आयुक्त जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहते हैं, ये सब कोई साजिश है मेरे खिलाफ, ये सरासर झूठ है। ऑफिसर आयुक्त जी को बीच में ही काटते हुए कहता है, जो भी कहना है आप कोर्ट में कहना। कुछ ऑफिसर आगे आ आयुक्त के हाथों में हथकड़ी लगाते हैं और आयुक्त के मन में आग लगी होती है। वो मन ही मन कहता है, ये तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, और जिस दिन मुझे उसका नाम पता लगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जब ज्ञान दादा के घर शिखर उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे आयुक्त और हीरा मिले हुए थे और अब दोनों साथ ही जेल की हवा खा रहे हैं, मगर यह सुनने के बाद भी ज्ञान दादा के चेहरे पर उदासी ही छाई हुई है। ये देख शिखर उनसे पूछता है, क्या बात है दादा, क्या सोच रहे हो आप?
ज्ञान दादा बिस्तर पर पलटते हुए कहते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस भी ले लिया जाएगा तो क्या, जरूरी थोड़ी है फिर कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। मैंने तो उम्मीद लगाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि फिर से उम्मीद लगाऊंगा और फिर से पिछली बार की तरह कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ही मिल जाएगा। अब कुछ और ही सोचना होगा सुलोचना के इलाज के पैसों के लिए। इतना कहते हुए ज्ञान दादा की आंख कब लग गई पता ही नहीं लगा। उन्होंने खराटे मारना भी शुरू कर दिया। शिखर आगे कुछ नहीं बोलता। उसके मन में भी यही चल रहा है कि जब से यहां आया हूं कुछ भी सही नहीं हो रहा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ज्ञान दादा की बातें सच ना हो जाए। अगली सुबह शिखर और टोली घर के आंगन में बैठे किसी सोच में डूबे हैं। शीना चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, हम यहां जिस काम से आए हैं वो तो हम मानो भूल ही गए हैं। ना तो इतने दिनों से हमने चिटफंड के बारे में कोई बात की है, ना ही गांव वालों को इकट्ठा करने का कुछ काम किया है। ऐसे में कैसे खुलेगा चिटफंड हमसे? बबीता भी शीना की बात का समर्थन करते हुए कहती है, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मानो ये चिटफंड कभी खुलने ही नहीं वाला हमसे। रवि भी शिखर के सामने आते हुए कहता है, हमें ज्ञान दादा को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के साथ अपने चिटफंड के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। कितने दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए? शिखर हामी भरते हुए कहता है, तुम सब सही कह रहे हो, मगर मेरे लिए ताई अभी सबसे ऊपर है। मगर हमें चिटफंड के लिए भी साथ साथ कुछ करते रहना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं और रवि ज्ञान दादा के कॉन्ट्रैक्ट में मदद करते हैं। शीना और बबीता मिलकर चिटफंड का काम देखना शुरू करो। मुझे कैसे भी कर अपने घर वालों के कातिल का पता भी लगाना है, और उसके लिए शुभचिंतक का दिया ये काम जल्द से जल्द ही करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम जैसे ही पूरा होता है, मैं भी वापस अपना सारा ध्यान चिटफंड पर लगाना ही शुरू कर दूंगा। टोली आपस में बात कर ही रही होती है कि घर पर कोई दस्तक देता है। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज ज्ञान दादा और शिखर को बाहर बुला रही है। आवाज सुन ज्ञान दादा भी कमरे से निकल आते हैं। ज्ञान दादा ने अपना सर पकड़ा हुआ है। कल रात का नशा मानो अब तक पूरा उतरा नहीं हो। शिखर रवि को इशारा करते हुए कहता है, ज्ञान दादा को वापस कमरे में ले जाओ, उन्हें इस हालत में कोई देखे ना। उस दिन ज्ञान दादा के शराब पीने की लत को लेकर हीरा ने जितना हंगामा किया था, मैं नहीं चाहता फिर से कोई ऐसी बात करे। रवि शिखर की बात मान बबीता के साथ ज्ञान दादा को अंदर ले जाता है और बाकी सब दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो सामने सरपंच खड़ा है। सरपंच घर के अंदर झांकते हुए शिखर से पूछता है, ज्ञान दादा कहाँ है? शिखर सरपंच की नजर के सामने आते हुए कहता है, वो अभी सो रहे हैं, कल रात देर तक जगे थे कुछ काम करते हुए। सरपंच चेहरे पर एक हंसी लिए कहता है, एक खुशखबरी है, ज्ञान दादा को खुद देना चाहता था इसीलिए बोल रहा था। हो सके तो उन्हें भी बुला लाओ। एक काम करता हूं, मैं ही अंदर जा उनसे मिल लेता हूं। इतना कहकर सरपंच अंदर की ओर बढ़ने लगता है। शिखर और शीना दोनों के माथे पर शिकन आ जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। जैसे ही सरपंच घर के अंदर प्रवेश करने वाला होता है, शीना उनके सामने आते हुए कहती है, वो दरअसल ज्ञान दादा बस अभी सोने गए हैं। अभी नींद टूट गई तो फिर नींद नहीं आएगी और दिन भर सरदर्द के साथ बैठे रहेंगे दादा, इसलिए कह रही हूँ अभी उन्हें सोने दीजिए। आप हमें बता दीजिए क्या बात है, उनके उठते ही मैं खुद उन्हें बता दूंगी। सरपंच शीना के सामने कुछ पलट कर कह नहीं पाया। बात मान पीछे हो जाता है। सरपंच एक गंभीर चेहरे के साथ कहता है, ये बात तो तुम लोगों तक भी पहुंच गई होगी कि नगर पालिका आयुक्त ने हीरा से घूस ली थी कॉन्ट्रैक्ट उसे देने के बदले, इसलिए हमने उसका दिया कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर किसी और को देने का फैसला किया है। ये सुनते ही शिखर और शीना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दोनों को पता है सरपंच आगे क्या कहने वाला है, और होता भी वही है। सरपंच अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, इसीलिए हमने सारी टेंडर की फाइल्स वापस देखी और उन्हें देख के ये फैसला लिया है कि मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ज्ञान दादा को देना चाहिए। और ये सुनते ही शिखर और शीना झूम उठते हैं। अगर सरपंच सामने ना होता तो दोनों गले लग गए होते। शिखर सरपंच का शुक्रिया अदा करता है और सरपंच पलट कर कहता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा सबसे बेहतरीन था इसलिए तुम्हें दिया ये कॉन्ट्रैक्ट, और जल्द ही एडवांस के पैसे भी तुम तक पहुंचा दिए जाएंगे। शिखर सरपंच को काम समय पर सही होने का आश्वासन देता है और तभी सरपंच कुछ ऐसा कहता है कि शिखर और शीना के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है। सरपंच एक तीखी सी आवाज में कहता है, मुझे ये बात अब तक हजम नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है।
इतने सस्ते में तुम जैसा एक मामूली काम करने वाला आखिर कैसे मंदिर का पूरा काम करा सकता है? कोई तो राज है तुम्हारा। मुझे इंस्पेक्टर की बात आज तक याद है। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं। आखिर कौन हो तुम? इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी सारी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाकर ही रहूंगा। इतना बोल सरपंच बिना एक पल रुके सीधा पलटकर यहां से चला जाता है। शाम का वक्त हो चला है। एक ठंडी सी हवा बहने लगी है। शिखर घर में इधर से उधर टहलते हुए किसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही दरवाजे की ओर देखता है वो शख्स सामने खड़ा होता है और शिखर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था ज्ञान दादा। मिला कोई? ज्ञान दादा शिखर की ओर आते हुए कहते हैं, इस काम के लिए गया था वो हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था, इतने साल से काम कर इज्जत तो कमाई है मैंने। जिससे भी बात की मजदूरी के लिए किसी ने भी मना नहीं किया। सब मेरे साथ काम करने को राजी है। मगर जो इस गांव में रहते हैं उनसे ही बात कर पाया मैं। आज दूसरे गांव नहीं जा पाया। कल जाकर उनसे भी बात करता हूं। शिखर ज्ञान दादा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बाकी सब भी आपके साथ काम करने को जरूर राजी हो जाएंगे। इसके अलावा भी मुझे आपसे कुछ काम है। शिखर कमरे में जाता है और एक पैसों से भरा बैग ला ज्ञान दादा को थमाते हुए कहता है, यहां नगद पैसों की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए बॉस के भेजे पैसे नकद करवा ले आया। अब इसे घर में कहीं संभाल कर रख दीजिए। ज्ञान दादा शिखर की बात बैग अपने हाथ में ले लेते हैं। ज्ञान दादा के चेहरे पर एक मुस्कान है। अभी वो इस बात से अनजान है कि इस बैग की वजह से किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े उन्हें। ज्ञान दादा बैग ले जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में रुकते हुए कहते हैं, अरे शिखर, मैं तो भूल ही गया था, मैं अपने साथ किसी को लाया हूं। ज्ञान दादा आवाज लगा किसी को बुलाते हैं। सबकी नजरें दरवाजे की ओर है और एक फटे कपड़ों में आदमी हाथ जोड़कर अंदर आता है। ज्ञान दादा के इशारे पर सबको अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं पांडु हूं। मालिक मुझसे मजदूरी के लिए बात करने आए थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं और भी काम की तलाश कर रहा हूं। ज्ञान दादा बात जारी रखते हुए कहते हैं, इसने कहा घर का सारा काम कर देगा, बदले में इसे बस रहने की जगह और थोड़ा खाना चाहिए। मैंने सोचा जब तक सुलोचना नहीं आ जाती तुम सबकी मदद हो जाएगी। बबीता भी इस बात का समर्थन करते हुए कहती है, मदद तो चाहिए हमें यहां, वैसे भी अकेले हमसे घर का कहां सारा काम होने वाला। रवि भी कहता है, अभी ऊपर से हम सब बाहर के काम में लग जाएंगे, तो घर का काम करने को भी तो कोई होना चाहिए। और सभी राजी हो जाते हैं पांडु को घर में रखने के लिए। ज्ञान दादा पांडु को कुछ काम देख कमरे की ओर बढ़ते हैं कि उनका पांव लड़खड़ा जाता है और उनके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिरता है और पैसे निकलकर वहीं बिखर जाते हैं। वहां पांडु की नजर जैसे ही पैसों पर पड़ती है उसकी आंखें चमक उठती है और वो मन ही मन सोचता है, पैसों की खबर जो मुझे मिली है वो पक्की है। आखिर किस प्लान के साथ पांडु यहां आया है? क्या शिखर उसे रोकने में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हैं शिखर और उसकी टोली? जानने के लिए सुनते रहिए मिल